नमस्कार बच्चों, फिर से एक बार मैं सब लोगों का यहाँ पर स्वागत करती हूँ। आज हम देखने वाले हैं 10वीं का 10वां पूरक पठन, जो कि द्वितीय संक्रांत में है तुम लोगों को दूसरी इकाई में, जिसका नाम है बूढ़ी काकी। तो बच्चों, यहाँ पर इस पूरक पठन के लेखक है, कहानीकार है प्रेमचंद जी। तो उनका जीवन परिचय पहले हम सुनते हैं और बाद में इस पूरक पठन को शुरुआत करते हैं। प्रेमचंद आधुनिक हिंदी कहानी के पितामह माने जाते हैं। तो यहाँ पर पितामह यानी कि पिता से भी ऊंचा दर्जा है इनका, यानी कि दादाजी के पिता परदादा, उसे ही हम पितामह कहते हैं। उनका असली नाम धनपत राय था। तो 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में नियुक्त हो गए और बीए के बाद शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर वे नियुक्त हुए थे। उन्होंने कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही भी कहा जाता है। बहुत सारी उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं, जैसे कि सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी, हंस, माधुरी, जागरण आदि। मानसरोवर उनका बहुत ही प्रसिद्ध कहानी संग्रह भी है। तो चलो बच्चों, यहाँ पर हम कहानी की तरफ मुड़ते हैं। हमारा कहानी का गद्य परिचय 2 शब्दों में। कहानी गद्य लेखन की यह एक महत्वपूर्ण विधा है। जीवन की किसी एक घटना के रोचक वर्णन को ही हम कहानी कहते हैं। तो बूढ़ी काकी की प्रस्तावना। कहानी के माध्यम से कहानीकार प्रेमचंद जी ने हमारे समाज में वृद्धों की दयनीय स्थिति का बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। तो बच्चों, ये सच बात है कि हमारे समाज में जो वृद्धों की अवस्था है वो बिल्कुल ही दयनीय है। चाहे वो अच्छे खासे खानदान के हो या अच्छे खासे घर के हो, फिर भी उनकी दयनीय स्थिति, अगर दीन हो फिर भी उनकी दयनीय स्थिति बहुत ही समाज में जगह जगह पर देखने को मिलती है। और उसी का मार्मिक ढंग से वर्णन इस कहानी द्वारा भी प्रेमचंद जी ने किया है। साथ ही यह बताने का प्रयास किया है कि बुजुर्ग उपेक्षा के पात्र बन गए हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी उचित देखभाल करें और उन्हें भावनात्मक संरक्षण प्रदान करें। तो देखेंगे बच्चों कहानी को, बूढ़ी काकी, जो कि हमारे इस कहानी की प्रमुख पात्र है। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीवास्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी, न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। तो यहाँ पर बुढ़ापा और बचपन, दो यहाँ पर जीवन के दो खास पहलू जो हर एक के जीवन में आते हैं। बचपन और बुढ़ापा समान माना गया है क्योंकि इसकी जो आदतें हैं वो समान रूप की होती है। जिस प्रकार मनुष्य बचपन में ज़िद्दी होता है, खाने के लिए ज़िद्दी होता है, पहनने के लिए ज़िद्दी होता है, उसकी मांग पूरी की जाए उसके लिए ज़िद्दी होता है, वही हरकतें बुढ़ापे में भी नज़र आती है। इसीलिए ये वाक्य कहा गया है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। पुनरागमन यानी कि फिर से आना, एक बार बचपन फिर से लौट आता है। बूढ़ी काकी में जीवास्वाद के सिवा, ये जो बूढ़ी काकी थी इस कहानी की प्रमुख पात्र, बूढ़ी होने के कारण उनमें केवल 2 ही इंद्रिय उनके काम कर रहे थे। और पहली थी जीवा, जिसके लिए वह अच्छे स्वादिष्ट स्वाद पहचान सकती थी, स्वादिष्ट भोजन करना चाहती थी, स्वाद से अपने मन को तसल्ली पाना चाहती थी, भूख मिटाना चाहती थी। और
यहाँ पर जीवा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी, यानी कि दूसरा कोई कोई खास आकर्षण नहीं था किसी चीज़ के प्रति। केवल एक ही उनके लिए एक ही चीज़ मायने रखती थी कि दो वक्त की अच्छी खासी रोटी मिले, अच्छा भोजन मिले, और अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए रोने के अतिरिक्त और अगर कोई कष्ट का काम था इस बुढ़ापे में तो रोने का काम था। अगर कोई वक्त पर खाना नहीं देता था या भूल जाता था तो रोने के सिवाय दूसरा कोई कष्ट का काम उनके पास नहीं था। तो यही दो काम इनके इंद्रिय के लिए फ़िलहाल चालू थे। एक तो मुंह था जो खाने की कोशिश करता था या खाता था, और दूसरा था कि वो रोता था, चिल्लाता था, तड़पता था। समस्त इंद्रियां नेत्र हाथ और पैर जवाब दे चुके थे, यानी कि बुढ़ापे के कारण आँखों में यहाँ पर दृष्टि कम हो गई थी, बल्कि देख ही नहीं पा रही थी ज़्यादा कुछ। हाथ और पैर बिल्कुल जवाब दे चुके थे, यानी कि कुछ काम नहीं कर सकते थे, केवल उनकी यहाँ पर हलचल चालू थी, बाकी कुछ नहीं। कुछ काम बूढ़ी काकी नहीं कर सकती थी, बहुत ज़्यादा उम्र हो चुकी थी, पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते। यहाँ पर बूढ़े होने के कारण एक जगह पर पड़ी रहती थी, और घर वाले जो थे काकी के घर वाले उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, यानी कि बूढ़ी काकी के बिल्कुल वे प्रतिकूल, यानी कि उनके खिलाफ कुछ काम करते थे जो कि बूढ़ी काकी को बिल्कुल पसंद नहीं था। खासकर भोजन का समय टल जाता या उसका परिमाण पूर्ण न होता, अथवा बाज़ार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो ये रोने लगती। यहाँ पर बूढ़ी होने के कारण उनकी आवाज़ भी तो कोई सुन नहीं सकता था, सुनता था लेकिन सुनकर भी अनसुना कर देता था, इसीलिए रोने पर मजबूर हो जाती थी बूढ़ी काकी, क्योंकि उनके खाने का वक्त भी टल जाता था या कोई बाज़ार से कोई अच्छी खाने के लिए वस्तु आती थी, चीज़ आती थी तो भी बूढ़ी काकी तक वह पहुंचती नहीं थी। लेकिन हाँ, उसकी जो महक थी, उसका सुगंध था, वो काकी को उसकी भनक लग जाती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, और जब उनको इस बात का पता चलता कि इन्होंने मुझे खाना नहीं दिया है, या वक्त टल गया है, सब लोग सो गए हैं, या फिर सब लोगों ने कुछ बनाकर खाया है, कुछ लाकर खाया है, ऐसे जब उनके मन में विचार आते तो वे बड़ी ज़ोर ज़ोर से रोती थी, सिसकती थी, और उनका रोना भी कोई सर्वसाधारण नहीं था, बल्कि वह गला फाड़ फाड़ कर, यानी कि ज़ोर ज़ोर से रोती थी। आगे देखेंगे बच्चों। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। कालांतर यानी कि बहुत समय बीत चुका था जब बूढ़ी काकी के पतिदेव यहाँ पर मर चुके थे, भगवान को प्यारे हो गए थे, उनका स्वर्गवास हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। बेचारी काकी बदनसीब, जिसके बेटे हुए, बड़े भी हुए, जवान हुए, लेकिन चल बसे थे। अब एक भांजे के सिवाय और कोई न था। तो भांजा यानी कि उनके भाई का लड़का, केवल एक ही रिश्तेदार वो बचा था, और उस भतीजे के सिवाय बूढ़े काकी का इस दुनिया में कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। खुद का कोई रिश्तेदार तो नहीं था, खून वाला नहीं था, तो एक भतीजा था जिसके नाम बूढ़ी काकी अपनी सारी धन दौलत कर देती है। लिखाते समय भतीजे ने खूब लंबे चौड़े वादे किए, परंतु वे वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सच बात थे। तो उस वक्त जब संपत्ति थी, धनवान थी बूढ़ी काकी, तो बूढ़ी काकी को
इस भतीजे ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, सब्ज बाग यानी कि प्रलोभन किया था कि काकी तू घबरा मत, जब तू बूढ़ी हो जाएगी तो तेरे बुढ़ापे का सहारा मैं ही बनूंगा। तो अगर तुझे कोई संभालने वाला है तो मैं ही हूँ, और तू बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं ही तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनूंगा। इतने लंबे चौड़े वादे उनके भतीजे ने उनके साथ किए, लेकिन वो सारे के सारे सब्ज बाग थे। सब्ज बाग यानी कि केवल प्रलोभन किया था, लोगों के सामने बड़े बड़े वादे किए थे। दलाल जिस प्रकार करते हैं उसी प्रकार इसने भी वादे किया, लेकिन वादा भूल जाता है और यहाँ पर संपत्ति अपने नाम पर कर लेता है। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150 रुपये से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। अच्छी खासी संपत्ति थी, कम से कम 2 वक्त का खाना यहाँ पर बूढ़ी काकी अच्छी तरह से खा सकती थी उसकी संपत्ति में से। लेकिन फिर भी एक कौड़ी भी उनके पास अभी बची नहीं थी। सारा की सारा यहाँ पर संपत्ति का मालदार बन चुका था, हकदार कोई बन चुका था, तो उनका भतीजा था। और संपत्ति की जो उनकी वार्षिक आय 150 रुपये से कम नहीं थी, यानी कि बूढ़ी काकी अच्छी तरह को से खाना खा सकती थी, अपना पेट पाल सकती थी। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था, अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का। तो यहाँ पर उनके भतीजे का नाम है पंडित बुद्धिराम, और उसके जो अर्धांगिनी है उसका नाम है रूपा। इसका निर्णय करना सहज नहीं। तो इन दोनों को पता था कि काकी की इस प्रकार धन दौलत हमने ली है। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जबकि उनके कोष पर कोई आँच न आए। तो यहाँ पर बुद्धिराम जो थे, पंडित बुद्धिराम यानी कि बूढ़ी काकी का जो भतीजा है, वह स्वभाव के सज्जन थे, लेकिन कब तक, जब तक उन पर कोई आँच न आए या उनकी संपत्ति पर कोई आँच न आए तब तक वे अच्छे थे। रूपा स्वभाव से तीव्र ही सही, रूपा भी अच्छी थी स्वभाव से, लेकिन क्रोधी थी, इसीलिए तीव्र कहा है, लेकिन वह ईश्वर से डरती थी। अतएव बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खिलती जितनी खलती यानी कि खटकती, जितनी बुद्धिराम की भलमन साहत। तो भलमन साहत यानी कि शराफत। तो यहाँ पर जो बुद्धिराम था वो सज्जन था, लेकिन जब तक उसके संपत्ति पर कोई आँच न आए तब तक ही वह सज्जन बना हुआ था। रूपा क्रोधी थी, थोड़ी तीव्र थी, लेकिन ईश्वर से वह डरती थी। और बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता यानी बूढ़ी काकी को रूपा से ज़्यादा तीव्रता यानी कि उससे ज़्यादा चिढ़ नहीं थी, लेकिन सबसे ज़्यादा चिढ़ थी बुद्धिराम की, क्योंकि वह उसका खुद का भतीजा होकर भी उसने इस प्रकार शराफत दिखला दी थी। इसीलिए बूढ़ी काकी सबसे ज़्यादा अगर नाराज़ थी तो वह था बुद्धिराम। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। विचारते कि इस संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुष बना बैठा हूँ। लड़कों को बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते हैं तो बूढ़ी काकी को और सताया करते हैं। तो देखो यहाँ पर बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। उसे लगता था कि अरे बूढ़ी काकी का तो मैंने सब कुछ ले लिया है, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़रूर गलत हो रहा है उससे। विचारते कि इस संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुष बन बैठा हूँ, और इसे
अच्छी तरह से पता है कि अगर कोई समाज में थोड़ा बहुत दर्जा है, अगर मैं कुछ अच्छा खा पी लेता हूँ या भला मानुष बन चुका हूँ, तो उसका ज़िम्मेदार केवल बूढ़ी काकी है। और बूढ़ी काकी के संपत्ति के कारण ही मैं यहाँ पर प्रसिद्ध हूँ, प्रचलित हूँ, अच्छा खासा हूँ। इसका यह वह भली भांति जानता था। लड़कों को बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। तो यहाँ पर जो लड़के होते हैं तो उनको क्या होता है, बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष, यानी कि जैसे जैसे बूढ़े लोग होते हैं घर में, आमतौर पर हम भी देखते हैं, तो जो बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, तो वे क्या करते हैं, बूढ़ों का यहाँ पर विद्वेष करते हैं। उन्हें कुछ जचते नहीं, उनके स्वभाव से कुछ मेल नहीं खाते। लेकिन फिर भी जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते थे। और यहाँ पर बूढ़ी काकी को वे सताया करते थे। कोई चुटकी काट कर भागता और कोई तो यहाँ पर जो माता पिता यानी कि बुद्धिराम और जो रूपा थी, इनका रंग देखते ही बूढ़ी काकी को उनके बच्चे भी सताया करते थे। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। तो इस प्रकार बूढ़ी काकी की चेष्टा करते थे ये बच्चे। काकी चीख मार कर रोती। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियाँ देने लगती तो रूपा घटनास्थल पर आ पहुँचती। इस भय से काकी अपनी जीवाकृपान का कदाचित ही प्रयोग करती थी। तो इस प्रकार बूढ़े लोगों को चेष्टा करना, मश्करी बिल्कुल पसंद नहीं होता है। उसी प्रकार बूढ़ी काकी भी बच्चों से चिढ़ती थी और उस घटनास्थल पर रूपा पहुंच जाती थी। कभी कभार जो काकी है एकदम जीवा से कृपान यानी कि यहाँ पर जो तीक्ष्ण धारदार जो होती है छुरी हमारी, उसे कृपान कहते हैं। तो उसकी जीवा उसकी तरह से प्रयोग करती और बच्चों पर चिढ़ती, यानी कि यहाँ पर कुछ गलत सलत बोल देती थी काकी। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था। तो यहाँ पर जो बुद्धिराम के दो लड़के थे वे बिल्कुल भी बूढ़ी काकी को नहीं मानते थे, बल्कि पानी अगर मुंह में लिया तो उसकी कुल्ली भी उसके शरीर के ऊपर मारते थे। इस प्रकार उसकी चेष्टा करते थे। लेकिन अगर बूढ़ी काकी का कोई ख्याल रखने वाला था, उसके प्रति प्रेम था, करुणा थी, तो बुद्धिराम की जो छोटी लड़की है उसके मन में बूढ़ी काकी के लिए बहुत सारी दया थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की, तो यहाँ पर दोनों भाई से छिपकर वह क्या करती थी, अपने हिस्से की जो मिठाई थी वह काकी के लिए अलग से रखती थी और काकी के पास बैठकर खाया करती थी। और यही उसका रक्षागार था, यानी कि यही उसकी रक्षक थी। आते जाते वे काकी का ख्याल रखती थी, उन्हें खाने के लिए देती थी। इस प्रकार इसीलिए उसे रक्षागार कहा गया है। यहाँ पर रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। तो यहाँ पर दूसरा दृश्य शुरू हो चुका है इस कहानी का। रात का समय था, बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी। कौन सा कार्यक्रम है वो आने ही वाला है कहानी में,
तो शहनाइयाँ बज रही थी। गांव के बच्चों का झुंड यानी कि बहुत सारे बच्चे विस्मयपूर्ण यानी कि आश्चर्यचकित होकर गाने का रसास्वादन कर रहे थे, गानों का आनंद ले रहे थे। कोई गाना गा रहा था तो कोई गाना सुन रहा था, रसास्वादन कर रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे। बहुत सारे मेहमान पधार चुके थे यहाँ पर बुद्धिराम के यहाँ, और दो एक अंग्रेज़ी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। कुछ जो बहुत ज़्यादा डिग्री वाले थे या बहुत ज़्यादा सीखे हुए थे, तो उन्हें कुछ ये अजीब लग रहा था। वे इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। तो इस प्रकार तो घटता ही है कि कोई अगर कार्यक्रम हो घर का तो तरह तरह के लोग आते हैं। आजकल दिखाई पड़ता है हमें भी कि कोई गांव से आता है, कोई शहर से आता है। तो गांव के अनपढ़ होते हैं, कुछ थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी होते हैं, और इनमें से भी कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं जो अंग्रेज़ी पढ़े लिखे होते हैं। तो इन लोगों को ये गांव की जो परंपरा है उनसे कोई लेन देन नहीं होता है, इनको अच्छा नहीं लगता है, अजीब लगता है। इनके व्यवहारों से भी उदासीन रहते हैं, और इस जो गांव की गवार मंडली से है वे अलग रहना पसंद करते थे। इस प्रकार सभी तरह के मेहमान यहाँ पर पंडित बुद्धिराम के यहाँ हाजिर हो चुके हैं, और यहाँ पर शहनाई की आवाज़ गूंज रही है। मेहमान गीतों का रसास्वादन ले रहे हैं। तो इस प्रकार बच्चों पहले भाग में हमने आगे बढ़ेंगे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया था। तो इस यहाँ पर जो कार्यक्रम था वह था पंडित बुद्धिराम के जो उसका जो बड़ा लड़का है उसका नाम है मुखराम, उसका तिलक का कार्यक्रम था यहाँ पर। यह उसी का उत्सव था। घर के भीतर स्त्रियाँ गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन का प्रबंध करने में व्यस्त थी। बहुत सारे मेहमान, उसमें से कुछ स्त्रियाँ अंदर गा रही थी और रूपा एक अकेली जो भाग दौड़ कर रही थी, स्त्रियों में से एक अकेली इस घर की। तो वह मेहमानों के भोजन का प्रबंध करने में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़ रहे थे, यानी कि पकवान व्यंजन बनाए जा रहे थे, इसलिए बड़ी बड़ी भट्टियाँ जलाई गई थी। बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ उस पर रखी गई थी। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की क्षुधावर्धक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। तो इस प्रकार कार्यक्रम की बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारी। मुखराम का तिलक है, पंडित बुद्धिराम के बड़े लड़के का। बहुत सारे मेहमान, स्त्रियाँ गा रही हैं। रूपा भोजन के प्रबंध में व्यस्त हैं। कड़ाह यहाँ पर चढ़ चुके हैं। पूड़ियाँ तल रही है, कचौरियाँ तली जा रही है, पकवान बनाए जा रहे हैं, मसाले तरकारी पक रही है, और एक तरफ यहाँ पर घी और मसाले की सुगंध चारों ओर फैल गई है। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। तो बूढ़ी काकी के लिए केवल रसास्वाद बाकी था। वह अच्छी तरह से सुगंध को, व्यंजन की सुगंध को पहचान सकती थी। और ये मिश्रित सुगंध, मिश्रित कहा गया है क्योंकि एक तरफ कचौरियाँ थी, दूसरी तरफ पूड़ियाँ थी, तीसरी तरफ तरकारी थी मसालेदार। तो इसकी मिश्रित सुगंध यहाँ पर काकी को आ रही थी और उन्हें बेचैन कर रही थी। शायद बूढ़ी काकी को यहाँ पर भूख लगी थी। आह, कैसी सुगंध है! अब मुझे कौन पूछता है जब रोटियों
ही के लाले पड़ते हैं, तब ऐसे भाग्य कहाँ की भरपूर पूड़ियाँ मिले, यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। तो यहाँ पर काकी बखूबी जानती थी कि उन्हें जल्दी से खाना नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर हर रोज़ बहुत ज़्यादा वक्त के बाद उन्हें रोटी मिलती थी। और आज तो इनके घर कार्यक्रम था, तो उन्हें पता था कि हर रोज़ की रोटी तो इतनी जल्दी नसीब नहीं होती है, और आज तो पूड़ियाँ बनी है और ये पूड़ियाँ इतनी जल्दी मुझे मिल जाए, भरपूर पूड़ियाँ मिल जाए, इतने मेरे भाग्य कहाँ। और यह विचार उनके मन में आया और कलेजे में हुक से उठने लगी। हुक से उठना, कलेजे में हुक उठना यानी कि मन में वेदना उत्पन्न होना। उनके मन में वेदना होने लगी, लेकिन फिर उनको रूपा का ख्याल आता है, और रूपा के सामने अगर हम इस प्रकार फिर से चिल्लाए, रोने लगे आवाज़ की, तो रूपा बहुत ज़्यादा डांटेगी और कार्यक्रम भी शुरू है। और रूपा के भय से उन्होंने फिर से मौन धारण कर लिया। मौन धारण करना यानी कि बहुत चुप हो जाती हैं। तो बच्चों, इस प्रकार आज हमने भाग 1 देखा। कल हम इस पूरा पठन का भाग 2 देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।